रेगुलेटरी अफेयर और वी कैन से रेगुलेटरी कंसेप्ट। तो हमने स्टार्ट करा था बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर। सर वो सब तो ठीक है, किसका अफेयर करवा रहे हो? अरे रेगुलेटरी अफेयर है, मतलब कि सीधी सी बात है कि जो भी ड्रग मार्केट में आ रही है ना वो सेफ हो, एफिकेशियस हो, उसकी पोटेंसी अच्छी हो, बायो अवेबिलिटी अच्छी हो, फार्माकोलॉजिकल एक्शन अच्छा हो, ऑनसेट ऑफ एक्शन अच्छा हो। और जो भी ड्रग मार्केट में आ रही है उसके साइड इफेक्ट कम हो, टॉक्सिक इफेक्ट कम हो, एडवर्स इफेक्ट कम हो, लीथल इफेक्ट कम हो। ये सारा काम ध्यान रखने का रेगुलेटरी अफेयर का भी होता है, मतलब हमारी सरकार ही है ये। तो हमने स्टार्ट करा था बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस। और फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस की अभी तक की कहानी में हमने देखा है एक नए ड्रग को डिस्कवर करने से लेकर उसके डेवलपमेंट तक, उसके मार्केट में लॉन्च होने तक हमने देखा है। हमने क्या देखा है अभी तक? एक नए ड्रग को हमने डिस्कवर करा, है ना। उसके बाद हमने क्या करा? उस नए ड्रग का डेवलपमेंट किया, उस ड्रग से हमने प्री क्लिनिकल ट्रायल करवाए, मतलब कि जो एनिमल पे ट्रायल होते हैं वो करवाए। फिर इसी ड्रग से हमने क्लिनिकल ट्रायल करवाए और उसके बाद इसको मार्केट में लॉन्च किया, मार्केट में इसको सेल करा। इसी दौरान हमने कई तरह के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे, जैसे कि यहां पर हमने फिल किया था INDA, यहां पर हमने फिल किया था NDA, और अगर कोई जेनरिक ड्रग को मार्केट में अप्रूवल दिलानी है तो ANDA फॉर्म फिल किया था। ऐसे ही कई तरह के एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं जैसे कि BLA। तो ये सब डिटेल स्टडी हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ये जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं ये सारे एक फॉर्मेट में फिल किए जाते हैं, जैसे कि CTD, ECTD और ACTD। उसके बाद इनके साथ या तो इनके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड हो, किस बात की इंफॉर्मेशन? आपके जो ड्रग मास्टर फाइल है उसकी सारी इंफॉर्मेशन या तो इनके अंदर ऐड हो, और अगर इस एप्लीकेशन के साथ आपने ड्रग की सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो इस एप्लीकेशन के साथ आपको देना पड़ता है ड्रग मास्टर फाइल DMF, जो कि हमने यूनिट नंबर 3 में देखा था। क्लियर है? तो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 अभी तक सारी यूनिट हम कवर कर चुके हैं, और आज के इस लेक्चर में यूनिट 5 को स्टार्ट भी करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं और बता दूंगा कि कहां कहां से क्वेश्चन आता है। तो सिलेबस में बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है यूनिट 5 का, और बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल है। जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसे वैसे याद रखना है, क्योंकि स्टेप वाइज फॉलो करोगे, लाइन वाइज फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको अरेंज करके आंसर दिया हुआ है। सबसे पहले यहां पर आपको दिखा रखा है रेगुलेटरी कंसेप्ट, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। मतलब कि जो हमारी ड्रग है वो मार्केट में जा रही है तो वो सेफ हो, इफेक्टिव हो, पोटेंट हो, उसके हार्मफुल इफेक्ट ना हो, साइड इफेक्ट ना हो, टॉक्सिक इफेक्ट ना हो, लीथल इफेक्ट ना हो। ये सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा? हमारा सरकार रखेगा, रेगुलेटरी कंसेप्ट। ठीक है। उसके बाद पढ़ना है बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। बेसिक टर्मिनोलॉजी में आपको क्या करना है? आपको देखना है INDA। आपको पता है ना INDA क्या होता है, कब फेल किया जाता है, INDA की टाइमलाइन क्या होता है, रिव्यू प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ पता है। उसके बाद NDA है ना, ANDA पता है ना, BLA, ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म आपको बहुत ही अच्छे से पता है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में ये कुछ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको पूछा जाता है, तो ये सारे आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। और भी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आपको पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑरेंज बुक। इसको डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि क्या होता है ऑरेंज बुक से या फिर पर्पल बुक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कहीं से भी आएगा, किसी से भी आएगा, या तो ऑरेंज से आएगा या पर्पल से आएगा। अब कई यूनिवर्सिटीज में 7 का भी आता है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फेडरल रजिस्टर। फेडरल रजिस्टर को डिटेल स्टडी करेंगे। फेडरल रजिस्टर होता क्या है, फेडरल रजिस्टर क्या काम आता है। फिर हम देखेंगे कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, और वी कैन से कोड ऑफ फेडरल रेगुलेटरी। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, दोनों मिला के 5 मार्क्स।
बात खत्म। इसके अलावा रेगुलेटरी कंसेप्ट से 2 और बेसिक टर्मिनोलॉजी से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही बनता है, क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे जैसे कि INDA, NDA, रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस, ड्रग डिस्कवर एंड ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, ANDA, जेनरिक कंसेप्ट, अप्रूवल कंसेप्ट, ये सारे हम बेसिक जो भी थे, जो भी इंपॉर्टेंट थे, वो सारे हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आज बस छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बस जैसे जैसे मैं याद करवा रहा हूं वैसे वैसे सेम आपको याद करने हैं, तो आपका काम हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी अफेयर की। तो क्या होता है रेगुलेटरी अफेयर? Regulatory affair in pharmacy is the process of ensuring that drug meet regulatory standard for human use। यहाँ पर क्या होता है, एक एंश्योरिटी मिलती है, एक प्रोसेस ऑफ एंश्योर है, एक क्या है, प्रोसेस है एंश्योरिटी की, कि हम एंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी ड्रग जो मार्केट में जा रही है वो ड्रग सेफ है, एफिकेशियस है, ह्यूमन यूज के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो रेगुलेटरी अफेयर का क्या काम होता है? रेगुलेटरी अफेयर इन फार्मेसी इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट अवर ड्रग मीट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। हमारे जो ड्रग है उसने सारे स्टैंडर्ड को, सारे पैरामीटर को एक मीट कर लिया, मतलब कि सारे पैरामीटर पे वो खड़ी उतरी है। जैसे कि स्टेबिलिटी टेस्ट हो गया, क्वालिटी टेस्ट हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया, ऑनसेट ऑफ एक्शन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, जितनी भी चीज, पोटेंसी हो गई, बायोअवेलेबिलिटी हो गई, जितनी भी चीज हमें चेक करनी थी, जितने भी पैरामीटर हमारे थे, उन सारे पैरामीटर पे वो खड़ी उतरी है। इस बात की एंश्योरिटी, अश्योरिटी कौन देगा आपको? रेगुलेटरी अफेयर। सो रेगुलेटरी अफेयर इन फार्मेसी इज द प्रोसेस ऑफ ensuring that our drug meet regulatory standard for human use। ठीक है। रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल्स, अब यहां पर जो बंदे होते हैं रेगुलेटरी अफेयर के अंदर, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, यहां पे रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that manufacturer comply with applicable regulation एट एवरी स्टेज ऑफ ए ड्रग डेवलपमेंट। अब यहाँ पर जो बंदे होते हैं ना रेगुलेटरी अफेयर के, जैसे ये रेगुलेटरी अफेयर है हमारा, ये आपका रेगुलेटरी अफेयर है। इस रेगुलेटरी अफेयर के अंदर जो बंदे काम करते हैं, जो यहाँ पर प्रोफेशनल्स होते हैं, ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि ड्रग के डेवलपमेंट में, ड्रग की डिस्कवरी में, ड्रग के डेवलपमेंट में, ड्रग की डिस्कवरी में जो भी प्रोसेस है, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, उसके मैन्युफैक्चरिंग में, उसके स्टेबिलिटी टेस्ट में, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, वो सारी प्रॉपर है। इस बात का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है? रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स की। तो रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट मैन्युफैक्चर कंप्लाई विथ एप्लीकेबल रेगुलेशन। जैसे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो हमारे लॉ थे, कानून थे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये दवा बना है। इस बात को कौन इंश्योर देता है? इस बात को कौन इंश्योरिटी देता है? आपके प्रोफेशनल। और कौन से प्रोफेशनल, कौन से बंदे? रेगुलेटरी अफेयर के बंदे। ये दोनों डेफिनेशन लाइन क्लियर हो गई। अब आगे देखो, यहाँ पर हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि रिसर्च का, डेवलपमेंट का, क्लिनिकल ट्रायल का, रेगुलेटरी सबमिशन का, जो भी सबमिशन होता है एप्लीकेशन फॉर्म का, उन चीज़ों का भी। अगर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रीएम्बर्समेंट हो रहा है, मतलब कि ड्रग जब लॉस हो जाता है ना, तब की बात है ये, ठीक है, उसको भरपाई करने वाली बात है। फिर आती है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस हो रहा है, तो जो भी स्टेप हो रही है, जो भी स्टेप फॉलो हो रही है, जैसे कि रिसर्च, डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल, रेगुलेटरी सबमिशन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, रीएम्बर्समेंट, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, इन सारी बातों का ध्यान रखने का काम होता है प्रोफेशनल्स का, जो रेगुलेटरी अफेयर के प्रोफेशनल्स होते हैं उनका। ठीक है, तो ये सबसे पहले डेफिनेशन हो गई। रेगुलेटरी अफेयर पूछा जाता है, चाहे 2 मार्क्स में पूछे, चाहे 5 मार्क्स में। अगर 5 मार्क्स में कभी गलती से पूछ लेते, बहुत ही गलती से, है ना, क्योंकि नहीं आता 5 में, 2 में ही आता है। अगर बहुत ही गलती से ये क्वेश्चन आ जाए 5 में, तो आप यहाँ पर डिटेल लिख सकते हो कि हमें ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी, पोटेंसी, थेरेपेटिक एक्शन, है ना, बायो अवेलेबिलिटी, सब कुछ चेक करनी होती है, क्योंकि पेशेंट के ऊपर जाएगी। और लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी इफेक्ट आ गए, प्रेग्नेंट वुमेन को इफेक्ट आ गए, तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो इन सब की इंश्योरिटी लेने के लिए रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स होते हैं। ये सारी बातें आपको बतानी होगी, वैसे 2 मार्क्स में ही आएगा। उसके बाद डेफिनेशन आपको आती है INDA, NDA, जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट क्या होता है और ड्रग मास्टर फाइल क्या होती है। ये सारी डेफिनेशन पूरे 5-5 नंबर में हमने पढ़ा है, 10-10 नंबर के हिसाब से हमने पढ़ा है, तो ये सारा तो आपको पहले से आता है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब डेफिनेशन है मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन। तो मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन क्या होती है? जिसको बोलते हैं माँ।
तो माँ क्या होती है? इट इज अ एप्लीकेशन सबमिटेड बाय ड्रग मैन्युफैक्चरर। ये है ड्रग मैन्युफैक्चरर और इसके पास जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन ये सबमिट कर रहा है रेगुलेटरी बॉडी को। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज एन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय ड्रग मैन्युफैक्चरर टू द रेगुलेटरी बॉडी। इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। तो माँ की बात करें मार्केटिंग ऑथोराइजेशन एप्लीकेशन, तो मार्केटिंग ऑथोराइजेशन एप्लीकेशन इस तरह की एप्लीकेशन होती है जो कि आपके ड्रग मैन्युफैक्चरर जो है सबमिट करते हैं किसको? रेगुलेटरी बॉडी को। अब यहाँ पर आपको बोला है कि मार्केटिंग ऑथोराइजेशन एप्लीकेशन इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स: एपीआई, जेनरिक प्रोडक्ट एंड वेरिएशन टू एग्जिस्टिंग मार्केटिंग ऑथोराइजेशन। एपीआई का मतलब ड्रग हो गया, जेनरिक प्रोडक्ट आपको पता है, और वेरिएशन टू एग्जिस्टिंग मार्केट ऑथराइजेशन ये भी मैंने आपको बताया था कि चेंजेस कैन मेक इन अप्रूवल एनडीए एएनडीए, तो वो वाली बात हो गई। तो ये है माँ का सीधा सा मतलब याद रखना कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ये ड्रग मैन्युफैक्चरर जो है रेगुलेटरी बॉडी में सबमिट करता है। ये जो है 3 ग्रुप में क्लासिफाई हुआ है, ठीक है। यहां तक क्लिक ठीक है, चले आगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी एक्टिव सब्सटेंस मास्टर फाइल। सर ड्रग मास्टर फाइल तो सुना था, अब ये एक्टिव सब्सटेंस मास्टर फाइल क्या होता है? एक्टिव सब्सटेंस मास्टर फाइल का मतलब है इट इज अ टाइप ऑफ डीएमएफ। ड्रग मास्टर फाइल का ही एक टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ डीएमएफ। इट कंटेन डेटा ऑन द मैन्युफैक्चर, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। ड्रग की स्टेबिलिटी, ड्रग का क्वालिटी कंट्रोल और ड्रग के मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो सारा होता है एक्टिव सब्सटेंस मास्टर फाइल में। सो व्हाट इज एक्टिव सब्सटेंस मास्टर फाइल? अगर 2 मार्क्स में आ जाती है कि एक्टिव सब्सटेंस मास्टर फाइल क्या होती है, सो इट इज अ टाइप ऑफ डीएमएफ। ये एक तरह का डीएमएफ ही है, देखो ध्यान से सुनते जाना। इट इज अ टाइप ऑफ डीएमएफ, इट इज अ टाइप ऑफ ड्रग मास्टर फाइल। इट कंटेन डेटा, किससे रिलेटेड डेटा होता है? ड्रग से रिलेटेड डेटा होता है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग का, ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल का और ड्रग की स्टेबिलिटी का डेटा यहाँ पर होता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज यूरोपियन ड्रग मास्टर फाइल। तो ध्यान रखना, आप एक्टिव सब्सटेंस मास्टर फाइल बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए यूरोपियन ड्रग मास्टर फाइल, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। तो ये तो आपने हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा है, आपने फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ा है कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन क्या होता है। इट इज अ यूनिक हार्मोनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक तरह का यूनिक हार्मोनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इट इज अ यूनिक हार्मोनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग रेगुलेटर एंड द फार्मास्यूटिकल। रेगुलेटर्स होते हैं यहाँ पर और फार्मास्यूटिकल होता है, मतलब कि सरकार होती है और फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है। ध्यान से सुनना, व्हाट इज आईसीएच, व्हाट इज इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन? इट इज अ यूनिक हार्मोनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग रेगुलेटर, एक तो रेगुलेटर्स होते हैं मतलब सरकार, एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और ये लॉन्च हुआ था 1990 में बाय यूएस, ईयू एंड जापान, ठीक है। इट इज लॉन्च to ensure the safety, efficacy, or we can say safe, effective and high quality medicine are developed and registered। ICH क्यों रिलीज हुआ? ताकि जो भी ड्रग डेवलप हो रही है, जो भी ड्रग डेवलप होने के बाद रजिस्टर हो रही है, वो ड्रग कैसी हो? सेफ हो, इफेक्टिव हो, हाई क्वालिटी की हो। इन सारी बातों का ध्यान ICH भी रखता है। सो व्हाट इज ICH? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। इट इज अ यूनिक हार्मोनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग a regulator, सरकार, and the pharmaceutical company, launched in 1990 by US, EU and Japan. It is launched to ensure the safety, efficacy, or we can say safety, effective and high quality medicines are developed and registered, ठीक है। उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, जिसका नाम है ऑरेंज बुक। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको ऑरेंज बुक का एक समरी दे रखा है, बहुत ही अच्छे से दे रखा है। लाइन से चलते हैं, लाइन वाइज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले ये ऑरेंज बुक बना रखी है मैंने आपके आगे, दिस इज ऑरेंज बुक, ठीक है। तो इट कंटेन एपीआई एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। जो भी हमारा ड्रग होता है,
और उस ड्रग से बना हुआ जो भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होता है, ये दोनों की इंफॉर्मेशन रखती है। तो ऑरेंज बुक के अंदर होता क्या है, एपीआई होता है और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होता है, ड्रग होता है और ड्रग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो होता है। ठीक है सर, आपका जो ऑरेंज बुक है सबसे पहले उसमें क्या होता है, एपीआई ड्रग, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ऑल द ड्रग विच आर लिस्टेड इन बुक आर अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए। इस बुक के अंदर जितनी भी ड्रग्स मिलेगी वो सारी अप्रूव्ड होगी यूएस एफडीए से। ये जो बुक है ऑरेंज बुक, इसके अंदर जितनी भी ड्रग्स होती है वो सारी किससे अप्रूव्ड होती है, यूएस एफडीए से अप्रूव्ड होती है। ऑल द ड्रग लिस्टेड इन बुक मस्ट बी सेफ एंड इफेक्टिव। और जितनी भी ड्रग इस बुक के अंदर होती है वो सेफ होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए कि जो ऑरेंज बुक होती है उसमें एपीआई होता है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होता है, और जितनी भी ड्रग आपके ऑरेंज बुक के अंदर रजिस्टर्ड होती है, लिस्टेड होती है, वो सारी यूएस एफडीए से अप्रूव्ड होती है। उसके बाद जितनी भी ड्रग आपके ऑरेंज बुक में होती है वो हमेशा सेफ होनी चाहिए, एफिकेशियस होनी चाहिए, मतलब कि सेफ और इफेक्टिव होनी ही चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना, लाइन से लिखना है आपको। उसके बाद लिखा है कि जो ऑरेंज बुक होती है इसका फॉर्मल नेम क्या होता है। तो ऑरेंज बुक का जो फॉर्मल नेम है वो होता है अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट विथ थेरेपेटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन। सर इतना बड़ा नाम, कोई खानदान का नाम है? अरे भैया वो मूवी देखी होगी ना, रेणु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, ऐसे करते करते पूरी मूवी हो जाती है, वो बेचारा पूरा रास्ता कटता है। तो वैसे इसका नाम है। ऑरेंज बुक का जो फॉर्मल नेम है वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि पर्पल बुक का इससे भी बड़ा है। ठीक है, तो ऑरेंज बुक का जो फॉर्मल नेम होता है वो होता है अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट। ड्रग प्रोडक्ट कैसे हैं, अप्रूव्ड, याद हो गया, अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट विथ थेरेपेटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन। लास्ट में क्या है, ई। सो अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट विथ थेरेपेटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन। ओके, सो ऑरेंज बुक का फॉर्मल नाम क्या होता है, अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट विथ थेरेपेटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन। उसके बाद आपको दे रखा है इट इज इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल एंड फ्री डाटाबेस। कैसा है ये, फ्री है, आप पढ़ सकते हैं। ऑरेंज बुक इज ऑल्सो अवेलेबल इन मोबाइल एप्लीकेशन सिंस 2005। 2005 से ऑरेंज बुक का मोबाइल एप्लीकेशन भी होता है। ऐप का नाम है ओबी एक्सप्रेस, ये एप्लीकेशन का फोटो। ठीक है, उसके बाद लिखा है विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज बुक, जो भी हमारे रिसर्चर होते हैं, जो भी हमारे मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज बुक हमारे जो भी रिसर्चर होते हैं, हमारे जो भी मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, इजीली सर्च जेनरिक ड्रग एंड पेटेंट अप्रूवल ड्रग प्रोडक्ट। मतलब कि जेनरिक ड्रग का हमें पता लगाना है या फिर पेटेंट से अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट कौन सा है उसका पता लगाना है, मतलब कि इनोवेटर। तो हम पता लगा सकते हैं कि जेनरिक ड्रग कितनी है, इनोवेटर कितनी है मार्केट में, वो सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज बुक। सो विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज बुक रिसर्चर एंड मेडिकल प्रोफेशनल इजीली फाइंड आउट कि कितना जेनरिक ड्रग है, कितना पेटेंट अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद लिखा है ऑल एडिशन ऑफ ऑरेंज बुक, जो पहला एडिशन था ऑरेंज बुक का और जो अभी का रिसेंट एडिशन है ऑरेंज बुक का, वो सारा एप्लीकेशन पे अपलोडेड है। जैसे कि डेप्थ ऑफ बायोलॉजी के सारे नोट्स एप्लीकेशन पे अपलोडेड है, वैसे ही भाई कि ऑरेंज बुक का जो फर्स्ट एडिशन था और ऑरेंज बुक का जो लास्ट रिसेंट एडिशन है वो सारा एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। उसके बाद ऑरेंज बुक फर्स्ट एडिशन फाइनलाइज इन 1980, कब फाइनलाइज हुआ था ऑरेंज बुक का फर्स्ट एडिशन, 1980 में। ऑल एडिशन ऑफ ऑरेंज बुक वॉज ऑल्सो अवेलेबल ऑन, इनकी वेबसाइट भी है, कहाँ पर, ड्रग पेटेंट वॉच इस नाम से वेबसाइट है, सारे एडिशन यहां पर भी है। वेबसाइट तो सर आपकी भी है www.depthabiology.com, है ना। तो वैसे ही हमारा एप्लीकेशन है, हमारी वेबसाइट भी है, इनका भी एप्लीकेशन है, इनका भी वेबसाइट है। तो चलो वापस देख लेते हैं फटाफट, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते जाओ और याद करते जाओ। ऑरेंज बुक जो होता है उसमें एपीआई होता है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होता है, जितनी भी ड्रग्स ऑरेंज बुक में रजिस्टर्ड होती है, लिस्टेड होती है, वो सारी अप्रूव्ड होती है यूएस एफडीए से। ऑल द ड्रग लिस्टेड इन बुक मस्ट बी सेफ एंड इफेक्टिव। फॉर्मल नेम क्या होता है ऑरेंज बुक का, अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट विद थेरेपेटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक अवेलेबल फ्री डेटाबेस होता है, मतलब कि आप सारा डेटा पढ़ सकते हैं, कहाँ से, वेबसाइट से, एप्लीकेशन से। ऑरेंज बुक इज ऑल्सो अवेलेबल इन मोबाइल एप्लीकेशन सिंस 2005।
2005 एंड इसका जो एप्लीकेशन का नेम होता है वो होता है ओबी एक्सप्रेस। क्या नाम होता है? ओबी एक्सप्रेस। आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज बुक, विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज बुक जो रिसर्चर होते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, वो इजीली सर्च करते हैं, सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई कितनी जेनरिक ड्रग है, कितनी मार्केटेड अप्रूवल ड्रग है, कितनी इनोवेटेड ड्रग है, कितना क्या है, सब कुछ पता लग जाता है। उसके बाद ऑल एडिशन ऑफ ऑरेंज बुक फ्रॉम फर्स्ट एडिशन टू रिसेंट एडिशन आर अपलोडेड ऑन ऐप। सभी मिलेगा आपको, फर्स्ट एडिशन से लेकर रिसेंट एडिशन तक के जितने भी एडिशंस होते हैं ऑरेंज बुक के, वो सारे आपको कहाँ मिलेंगे? एप्लीकेशन पे मिलेंगे, ओबी एक्सप्रेस। उसके बाद ऑरेंज बुक फर्स्ट एडिशन फाइनलाइज इन 1980। All edition of Orange Book was also available on a website and website का नाम क्या है? Drug Patent Watch। ठीक है, तो जिस हिसाब से जिस पैटर्न में मैंने आपको ऑरेंज बुक का इंट्रोडक्शन दिया है वैसे ही आपको लिखना है। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो सारी बातें यहाँ पर कवर हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूज ऑफ ऑरेंज बुक। So with the help of this book we can easily search drug application date। ड्रग की एप्लीकेशन डेट को आप सर्च कर सकते हैं। अप्रूवल डेट, एप्लीकेशन कब फिल किया था, ड्रग को अप्रूवल कब मिला था। लिस्टेड ऑफ रिलेटेड पेटेंट, पेटेंट से रिलेटेड जितनी भी बातें आप पता कर सकते हैं, कब किसका पेटेंट एक्सपायर होने वाला है, कब किसको पेटेंट मिला था, किसका ड्रग पेटेंट अप्रूवल ड्रग है, सारी चीजें पता कर सकते हैं और उसकी वैलिडिटी भी पता कर सकते हैं। तो ड्रग एप्लीकेशन डेट पता कर सकते हैं, अप्रूवल डेट पता कर सकते हैं, लिस्टेड ऑफ रिलेटेड पेटेंट पता कर सकते हैं, पेटेंट का कितना टाइम बचा हुआ है, पेटेंट की कितनी वैलिडिटी है, वो भी आप विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज बुक पता कर सकते हैं। उसके बाद है वी कैन टेक इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रांड नेम ड्रग एंड इट्स अप्रूव्ड कंपेरेबल जेनरिक ड्रग। हम यहाँ पर क्या पता कर सकते हैं? ब्रांड नेम ड्रग का पता कर सकते हैं और उसका पेटेंट एक्सपायर होने के बाद 20 साल के बाद जब इस ब्रांड नेम ड्रग का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है और इससे रिलेटेड कोई जेनरिक ड्रग अगर मार्केट में आती है तो हम उसका भी पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज बुक। We can take information of drug before marketing। ड्रग मार्केटिंग नहीं हुई ड्रग की, उससे पहले भी हम ड्रग का पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज बुक। तो ये सारे यूजेस हैं ऑरेंज बुक के। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज बुक और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ दिस बुक वी कैन इजीली सर्च द ड्रग एप्लीकेशन डेट, अप्रूवल डेट, लिस्टेड ऑफ रिलेटेड पेटेंट, वैलिडिटी ऑफ द पेटेंट। वी कैन टेक इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रांड नेम ऑफ द ड्रग and its approved comparable generic drug। We can take information of drug before marketing। उसके बाद आपको दे रखा है कंटेंट ऑफ ऑरेंज बुक। इट इज मेनली डिवाइडेड इन 4 पार्ट और इसी तरह से आपको याद रखना है जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहला कंटेंट आपको दे रखा है अप्रूव्ड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्रोडक्ट। मतलब ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ना, अप्रूव्ड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्रोडक्ट विथ थेरेपेटिक इक्विवेलेंस इवेल्युएशन। सर ये नाम तो सुना सुना लग रहा है, जो फॉर्मल नेम था उसमें था ना इक्विवेलेंस इवेल्युएशन, तो याद हो जाएगा। सो अप्रूव्ड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्रोडक्ट विथ थेरेपेटिक इक्विवेलेंस इवेल्युएशन, वही वाला नाम याद हो गया। फॉर्मल नेम देखो मैं आपको बताता हूँ, अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट विथ थेरेपेटिक इक्विवेलेंस इवेल्युएशन, बस यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लगा दिया, एक ही बात है ना। तो एक तो ये कंटेंट हो गया इसका। फिर दूसरा कंटेंट क्या है? अप्रूव्ड ओटीसी ड्रग प्रोडक्ट। ओटीसी मतलब होता है ओवर द काउंटर, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, तो प्रिस्क्रिप्शन हटा के अब ओटीसी लिख दिया। अप्रूव्ड ओटीसी ड्रग प्रोडक्ट फॉर दोज ड्रग दैट नॉट हैव मार्केटेड अप्रूवल येट। अभी तक जिन ड्रग को मार्केटेड अप्रूवल नहीं मिला उन ड्रग की बात चल रही है। अप्रूव्ड ओटीसी ड्रग प्रोडक्ट फॉर दोज ड्रग who did not, or we can say those drug that not have marketed approval yet। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंटेंट में लिस्ट ऑफ ड्रग प्रोडक्ट हु इज अप्रूव्ड बाय सेक्शन 50S। और ये किसका सेक्शन है? फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट का सेक्शन है। तो लिस्ट ऑफ ड्रग प्रोडक्ट हु इज अप्रूव्ड बाय सेक्शन 50S, और वी कैन से लिस्ट ऑफ CBER अप्रूव्ड ड्रग। CBER से अप्रूव्ड ड्रग की लिस्ट हो सकती है यहाँ पर। तो कंटेंट ऑफ ऑरेंज बुक पढ़ रहे हैं, जहां पर मेनली ऑरेंज बुक का जो कंटेंट है ना उसको 4 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहला तो आपको याद हो गया अप्रूव्ड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्रोडक्ट विथ थेरेपेटिक इक्विवेलेंस इवेल्युएशन। सेकंड वाला क्या है? अप्रूव्ड ओटीसी ड्रग प्रोडक्ट फॉर दोज ड्रग दैट हैव नॉट मार्केटेड अप्रूवल येट एंड लिस्ट ऑफ CBER अप्रूव्ड ड्रग।
अब जो 4th नंबर का कंटेंट है ऑरेंज बुक का, वो है आपका क्यूमुलेटिव लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट दैट हैज बीन डिसकंटिन्यू फ्रॉम मार्केट। ऐसे ड्रग प्रोडक्ट जिसको मार्केट से हटा दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया, जैसे कि एग्जांपल दूं तो थैलेडोमाइड, ठीक है। तो ऐसे ड्रग प्रोडक्ट जिनको मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया गया, वापस कंपनी में भेज दिया गया किसी भी वजह से, या तो उनकी वजह से ट्रेजेडी हो गई हो, या फिर उनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहे हो, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ गया हो, प्रेग्नेंट वुमेन को हार्म पहुंच रहा हो, कोई भी दिक्कत आ रही है, इडियोसिंक्रेसी हो गया हो, ड्रग की स्टेबिलिटी सही नहीं है, ड्रग की शेल्फ लाइफ उतनी नहीं है जितनी लिखी हुई है, तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम की वजह से उस ड्रग को वापस सेलर को, और वी कैन से मैन्युफैक्चरर को, स्पॉन्सर को, कंपनी को रिटर्न कर दिया गया हो उस ड्रग के बारे में। तो ये 4 कंटेंट होते हैं आपके ऑरेंज बुक के। आगे चलते हैं, अब आता है आपका फेडरल रजिस्टर। तो एक तरह से ये पत्रिका होती है। क्या बात कर रहे हो सर, राजस्थान पत्रिका है दैनिक भास्कर? अरे ये फेडरल रजिस्टर है, ध्यान से सुनना। द फेडरल रजिस्टर इज द ऑफिशियल जर्नल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। कहाँ का है ये? यूनाइटेड स्टेट का ऑफिशियल जर्नल है, ठीक है। सो इट इज अ ऑफिशियल जर्नल, मतलब आपकी पत्रिका ही मान लो। सो इट इज द ऑफिशियल जर्नल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट दैट पब्लिश, इसके अंदर क्या पब्लिश होता है? दैट पब्लिश रूल्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी। जो भी गवर्नमेंट एजेंसी के रूल होते हैं वो पब्लिश होते हैं, जो भी प्रपोज रूल होते हैं, जो भी रूल प्रपोज किए गए वो होते हैं, पब्लिक के जो भी नोटिस होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसमें इंक्लूड होते हैं, एंड अदर प्रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट इसमें इंक्लूड होते हैं, इसमें पब्लिश होते हैं। तो वापस सुन लीजिए, ये जो फेडरल रजिस्टर होता है, दिस फेडरल रजिस्टर इज द ऑफिशियल जर्नल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट। किसका ऑफिशियल जर्नल होता है ये? इट इज द ऑफिशियल जर्नल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट दैट पब्लिशेस। इसके अंदर क्या पब्लिश होता है? इसके अंदर पब्लिश होता है रूल्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी, प्रपोज रूल, पब्लिक नोटिसेस, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड अदर प्रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, पब्लिश होते हैं। ये जो फेडरल रजिस्टर होता है ये पब्लिश होता है एवरी वीक डे, पर जब फेडरल हॉलीडे होती है उनको छोड़ के हर वीक डे में ये रिलीज होता है, पब्लिश होता है फेडरल रजिस्टर, पर एक्सेप्ट फेडरल हॉलीडे, क्योंकि हर किसी का हॉलीडे होता है, हर किसी को वीकेंड कहा के, तो इनका भी हॉलीडे है, उस दिन को छोड़ के यहां पर हर बार हर वीक जो है पब्लिश होता है फेडरल रजिस्टर। क्लियर हो गया? तो फेडरल रजिस्टर और कुछ भी नहीं है, इट इज द ऑफिशियल जर्नल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है? रूल्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज, प्रपोज रूल, पब्लिक नोटिसेस, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड अदर प्रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट। ये एवरी वीकडे को पब्लिश होता है एक्सेप्ट फेडरल हॉलीडेज। उसके बाद लिखा है द फेडरल रजिस्टर प्रोवाइड ए मीन फॉर द गवर्नमेंट। अगर सरकार को अपनी कोई भी बात रखनी है, सरकार को अपनी कोई भी बात बतानी है, तो वो पत्रिका के द्वारा बताएंगे, और वहां की पत्रिका कौन है? फेडरल रजिस्टर। तो वही लिखा है कि ये जो फेडरल रजिस्टर होता है ये एक तरह का मीन है सरकार का, है ना, कि अगर सरकार को कोई भी मैसेज पहुंचाना है तो एक तरह का मीन है, ये बीच का मीडियन मीन है ये, कि हाँ इसके थ्रू हम पहुंचा देते हैं। तो जो फेडरल रजिस्टर होता है, द फेडरल रजिस्टर प्रोवाइड ए मीन फॉर द गवर्नमेंट टू अनाउंस द पब्लिक चेंजेस टू गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट एंड पॉलिसीज एंड गाइडेंस। जो भी गवर्नमेंट को पब्लिश करना होता है, पॉलिसीज, गाइडेंस, है ना, वो पब्लिश कर देती हैं। साथ ही साथ अगर कोई नया रूल्स एंड रेगुलेशन है तो वो भी पब्लिश होता है फेडरल रजिस्टर में। सो व्हाट इज फेडरल रजिस्टर? फेडरल रजिस्टर और कुछ नहीं, एक तरह का जनरल होती है, पत्रिका होती है, यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट की होती है, जहां पर गवर्नमेंट अपनी सारी बातें बता देती है। अगर उनको कोई न्यू रूल को प्रपोज करना है, उसको रेगुलेट करना है, कोई गाइडेंस है, कोई पॉलिसी है, तो सब कुछ वो बता देंगे। द पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज टू कीप द पब्लिक इन्फॉर्म। इस डॉक्यूमेंट का, इस रजिस्टर का, इस जनरल का, इस पत्रिका का एक ही मेन पर्पस है कि जो पब्लिक है उन्हें इन्फॉर्म रखें, उन्हें बता कर रखें सारी चीजें, और एक ही माध्यम है कि फेडरल रजिस्टर के द्वारा बता दी जाए, ठीक है। कोई भी अमेंडेड हो रहा है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहा है, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई अमेंडेशन हो रहा है, कुछ एडिशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है वो सारी चीजें पब्लिक को बताई जाए। उसके बाद है द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, जिसको बोलते हैं CFR।
द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन इज ए कंपाइलेशन ऑफ द जनरल एंड परमानेंट रूल पब्लिश इन द फेडरल रजिस्टर। जो भी आपका फेडरल रजिस्टर है ना, उस फेडरल रजिस्टर में जो भी रूल्स है, चाहे वो जनरल रूल हो चाहे वो परमानेंट रूल हो, उनकी बात करी गई है। द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन इज ए कंपाइलेशन। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक तरह का कंपाइलेशन। सो द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन इज ए कंपाइलेशन ऑफ द जनरल एंड द परमानेंट रूल पब्लिश इन द फेडरल रजिस्टर। फेडरल रजिस्टर में जो भी आपके जनरल रूल्स होते हैं, परमानेंट रूल्स होते हैं, उनको कंपाइल किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? बाय द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, जो भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा कंपाइल किया गया है जनरल एंड परमानेंट रूल्स को। सो क्लियर हो गया कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन और वी कैन से CFR इज द कंपाइलेशन। यहां पर हमने क्या करा, कंपाइलेशन करा। इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ द जनरल एंड परमानेंट रूल। जो भी जनरल रूल थे, जो भी परमानेंट रूल थे, उनका कंपाइलेशन करा और उसको किसने करा? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ने करा एंड एजेंसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ने करा। ठीक है, अब यहां पर देखो, जो भी आपका कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन है वो डिवाइड होता है 50 टाइटल्स में। कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन इट इज डिवाइडेड इनटू 50 टाइटल। ठीक है, जो मैं यहां बोल रहा हूं ना, उससे याद हो जाएगा आपको कि कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन डिवाइडेड इनटू 50 टाइटल एंड ईच टाइटल इज सब डिवाइडेड इनटू चैप्टर। जो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन है वो 50 टाइटल में डिवाइडेड है, और जो हर टाइटल है वो हर टाइटल डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है चैप्टर्स में। तो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 50 टाइटल। मेरे साथ साथ याद रखो, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 50 टाइटल। ठीक है, एंड ईच टाइटल, उन 50 में से हर टाइटल में ईच टाइटल इज सब डिवाइडेड इनटू चैप्टर। और अगर चैप्टर की भी बात करूं तो ईच चैप्टर इज सब डिवाइडेड इनटू पार्ट। देखो सीधी सी बात है, जो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन है वो डिवाइड हुआ 50 सब टाइटल्स में, इस तरह से, है ना। अब ये जो हर सब टाइटल है ना, हर सब टाइटल, ये जो टाइटल है आपके 50 सब टाइटल, ये हर टाइटल 50 सब टाइटल डिवाइडेड होते हैं आपके चैप्टर्स में, और ये जो चैप्टर्स बनेंगे ये डिवाइडेड होंगे आपके पार्ट्स में। तो इस तरह से होता है। डेफिनेशन याद रख लो, बहुत ही इजी है कि कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 50 टाइटल, ईच टाइटल इज सब डिवाइडेड इनटू चैप्टर एंड ईच चैप्टर इज सब डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। बात खत्म, यहां पर वही लिखा है। उसके बाद आपको बताया गया है कि जो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन है, इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था वो आया था 1938 में। द फर्स्ट एडिशन ऑफ कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन वाज पब्लिश्ड इन 1938। द टाइटल ऑफ CFR इज अपडेटेड ईच ईयर। हर साल CFR का टाइटल जो है अपडेट होता है, एंड द कलर ऑफ ईच सेट ऑफ वॉल्यूम इज चेंज्ड एवरी ईयर। हर वॉल्यूम का कलर, जो वॉल्यूम आते हैं, जो टाइटल अपडेट होता है, हर वॉल्यूम का कलर जो है चेंज होता है हर साल। तो आपको CFR में क्या क्या याद रखना है, मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लेना, फिर आगे चलेंगे। द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन इज ए कंपाइलेशन ऑफ जनरल एंड परमानेंट रूल। जनरल रूल और परमानेंट रूल का एक तरह का कंपाइलेशन है, जिसको कौन कंपाइल करता है? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फिर कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 50 टाइटल्स एंड ईच टाइटल इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स एंड इस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। उसके बाद हमने देखा द फर्स्ट एडिशन ऑफ CFR इज पब्लिश्ड इन 1938 एंड द टाइटल ऑफ CFR इज अपडेटेड ईच ईयर। द कलर ऑफ ईच सेट ऑफ वॉल्यूम इज चेंज एवरी ईयर। ठीक है, अब देखो, हमने बोला ना कि CFR इज डिवाइडेड इनटू 50 टाइटल, तो वो कौन कौन से टाइटल है? देखो, जो 1 से लेकर 16 तक जो टाइटल है, ठीक है, अपडेटेड ऑन जनवरी 1। फिर 17 से लेके जो 27 तक के टाइटल है, अपडेटेड ऑन अप्रैल 2। ऐसे ही 29 से 41 जुलाई 3, 42 से 50 अक्टूबर 4। तो ये अपडेशन की डेट लिखी हुई है कि जो 50 टाइटल होते हैं CFR की, वो कब कब अपडेट होते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। इससे पहले हमने क्या देखा था? फेडरल रजिस्टर। क्लियर है दोनों?
आगे चलते हैं। अब आती है आपकी पर्पल बुक। जैसे हमने ऑरेंज बुक पढ़ी वैसे हमें पर्पल बुक भी पढ़नी है, ठीक है। अभी हमने ऑरेंज बुक देखी, उसका नेम देखा, दूसरा नाम भी होता है, वेबसाइट होती है, उसका एप्लीकेशन होता है ओबी एक्सप्रेस। हमने देखा कि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ड्रग से रिलेटेड, पेटेंट से रिलेटेड, ऐसी ड्रग से रिलेटेड जो अभी मार्केट में भी नहीं आई, जिसके ऊपर भी ट्रायल चल रहे हैं, उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसी ड्रग से रिलेटेड जिसका पेटेंट एक्सपायर होने वाला है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो सारा ऑरेंज बुक में था। अब आते हैं पर्पल बुक के ऊपर, जिससे जनरली तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पर कभी कभार, ठीक है। तो द फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला हो गया, मैथ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, बायोस्टैट्स तो खत्म हो गई। द फॉर्मल नेम ऑफ पर्पल बुक इज अ लिस्ट ऑफ लाइसेंस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। देखो मैं आपको नाम याद कराता हूं, डरना नहीं है नाम देख के, है ना। फॉर्मल नेम देख रहे हैं, जैसे हमने उसका देखा था ना ऑरेंज बुक का, वैसे इसका देख रहे हैं। द फॉर्मल नेम ऑफ पर्पल बुक इज अ लिस्ट ऑफ लाइसेंस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। पहले तो इतना याद रखो, a list of licensed biological product, ठीक है। a list of licensed biological product with reference product, a list of biological licensed product with reference product exclusively and biosimilarity और interchangeability evaluation। सर इसको खानदान का नाम घोषित क्यों नहीं कर देते, इतना बड़ा नाम। हाँ जी, फॉर्मल नेम, मेरी गलती नहीं है, जो है वो यही है। देखो मैं वापस रिपीट कर देता हूं। द फॉर्मल नेम ऑफ पर्पल बुक इज लिस्ट ऑफ लाइसेंस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विथ रेफरेंस प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली एंड बायोसिमिलरिटी और इंटरचेंजेबिलिटी इवैल्यूएशन। कंटेंट की बात करते हैं तो यहां पर क्या क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि वैक्सीन होते हैं, सीरम होते हैं, तो उसकी लिस्ट होती है, वो आपको मिलेगी पर्पल बुक में। तो पर्पल बुक में क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि आपकी वैक्सीन और सीरम। उसके बाद पर्पल बुक कंटेन ड्रग और लिस्ट ऑफ ड्रग विच इज FDA अप्रूव्ड। FDA से जो अप्रूव ड्रग होती है वो सारी ड्रग आपको मिलेगी आपकी पर्पल बुक में, ठीक है। तो पर्पल बुक में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गए आपके, जैसे कि आपका वैक्सीन हो गया, सीरम हो गया। उसके बाद पर्पल बुक कंटेन ड्रग और लिस्ट ऑफ ड्रग विच इज FDA अप्रूव्ड, है ना। फिर आपको लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ बायोसिमिलर प्रोडक्ट, जो बायोसिमिलर होते हैं, जो एक जैसे होते हैं, उसकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। लिस्ट ऑफ इंटरचेंजेबल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इनकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे वैक्सीन हो गया आपका, सीरम हो गया आपका, साथ ही साथ पर्पल बुक कंटेंट ड्रग और लिस्ट ऑफ ड्रग विच इज FDA अप्रूव्ड एंड लिस्ट ऑफ बायोसिमिलर प्रोडक्ट एंड लिस्ट ऑफ इंटरचेंजेबल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये सारे कंटेंट होते हैं पर्पल बुक के। तो हमने देखा पर्पल बुक का फॉर्मल नेम क्या होता है और पर्पल बुक का कंटेंट क्या होता है। आगे चलते हैं। हिस्ट्री फर्स्ट एडिशन की बात करूं अगर मैं, जो आपका पर्पल बुक है, हिस्ट्री की बात करूं पर्पल बुक के, तो इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था वो आया था सितंबर 2014 बाय FDA। किसके द्वारा आया था, FDA के द्वारा। सो पर्पल बुक का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो आया था सितंबर 2014 बाय FDA। फर्स्ट एडिशन कंसिस्ट ऑफ डेट ऑफ लाइसेंस ऑफ रेफरेंस प्रोडक्ट और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। आई रिपीट, जो फर्स्ट एडिशन था उसमें क्या था, डेट ऑफ लाइसेंस ऑफ रेफरेंस प्रोडक्ट और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, उनकी डेट्स वगैरह थी। फिर इसके अंदर और क्या, कंटेन लिस्ट ऑफ बायोसिमिलर एंड इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट। देखो ये नाम, ये जो बायोसिमिलर, देखो बायोसिमिलर और इंटरचेंजेबल, है ना, आ गया ना, ये नाम यहाँ पर आ गया। ये देखो कंटेन लिस्ट ऑफ बायोसिमिलर एंड इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट। तो जो नाम याद रखोगे ना फॉर्मल नेम, उससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि कंटेंट में वही आ रहा है। देखो ये देखो, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ रेफरेंस प्रोडक्ट, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे, है ना। तो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, हमारा जो पर्पल बुक है उसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट एडिशन आया था हमारे पर्पल बुक का वो आया था सितंबर 2014। किससे आया था, FDA से आया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसकी बात करें, जो फर्स्ट एडिशन था उसमें क्या था, डेट ऑफ लाइसेंस ऑफ रेफरेंस प्रोडक्ट और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ये देखो नाम से मिलता हुआ है, ये देखो लाइसेंस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विद रेफरेंस प्रोडक्ट मिल रहा है ना। और फिर सेकंड नाम भी मिल रहा है, बायोसिमिलरिटी और चेंजेबिलिटी, इंटरचेंजेबिलिटी। देखो कंटेन लिस्ट ऑफ बायोसिमिलर और इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट। तो जो फॉर्मल नेम है वो कुछ सोच समझ के ही रखा गया है। फिर है डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ रेफरेंस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, ये जो आपकी पर्पल बुक है, इस पर्पल बुक का पर्पस क्या है, P से पर्पल, P से पर्पस, क्या पर्पस है।
इजी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट FDA अप्रूव्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। जो भी FDA अप्रूव्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जैसे ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है तो ये FDA से अप्रूव्ड है या नहीं, उसका पता हम कैसे लगाएंगे? विद द हेल्प ऑफ पर्पल बुक, क्योंकि पर्पल बुक में सारे FDA अप्रूव्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, सो इजी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट FDA अप्रूव्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, और वी कैन से बायोसिमिलर ड्रग, और वी कैन से इंटरचेंजेबल ड्रग। नेक्स्ट है ऑल्सो इज मतलब आसान कर देता है। ऑल्सो इज फॉर आइडेंटिफाई प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली मीन्स प्रोडक्ट एक्सपायरी, लाइसेंस, शेल्फ लाइफ, सब कुछ पता लग जाएगा प्रोडक्ट से रिलेटेड। प्रोडक्ट का लाइसेंस नंबर वगैरह, शेल्फ लाइफ क्या है, एक्सपायर कब होने वाला है, कब तक स्टेबिलिटी है, सब कुछ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंटेंट की। तो कंटेंट में आपको बोला है, देखो ये तो क्या थी, हिस्ट्री, ये क्या था, पर्पस, ये क्या था, इंट्रोडक्शन। दिस इज इंट्रोडक्शन, दिस इज हिस्ट्री, दिस इज पर्पस। अब देखो कंटेंट को और डिटेल में बताया गया है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी लाइनें आपको याद हो जाएगी। पर्पल बुक की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन कंटेन दोज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विच इज अप्रूव्ड बाय CDER एंड FDA। अगर मैं बात करूं पर्पल बुक की, तो पर्पल बुक में फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन कंटेन those biological product which is approved by CDER and FDA। फर्स्ट लाइन में वो सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं जो कि CDER और FDA ने अप्रूव्ड किए हुए हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, सेकंड लिस्ट कंटेन दोज प्रोडक्ट विच इज अप्रूव्ड बाय CBER। और सेकंड लिस्ट में क्या है, सेकंड लिस्ट में है ऐसे प्रोडक्ट जो कि CBER ने अप्रूव करे हैं। ठीक है सर, फर्स्ट लाइन में ऐसे प्रोडक्ट है जिसको FDA ने और CDER ने अप्रूव किया है। सेकंड लिस्ट में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको CBER ने अप्रूव करा है। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। फिर आगे चलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे कि आपका BLA, बायोलॉजिकल लाइसेंस नंबर, BLA एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था ना, याद है। उसके बाद है नॉन प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट नेम और जेनरिक नेम, ये भी आपको सारा यहाँ पर मिलेगा, जेनरिक नेम वगैरह। डेट ऑफ फर्स्ट लाइसेंस फॉर ड्रग, व्हेन प्रोडक्ट गेट अप्रूवल, मतलब कि प्रोडक्ट को अप्रूवल कब मिला, जेनरिक ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, BLA से रिलेटेड, BLA अगर कोई बंदा फॉर्म फिल कर रहा है तो कब फिल किया, क्यों फिल किया, कौन से ड्रग के लिए फिल किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन। नॉन प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट और वी कैन से जेनरिक नेम जो भी है ड्रग का, वो सब आपको पता लग जाएगा। अगर ड्रग जो है जिसका इनोवेटर ड्रग का अगर पेटेंट एक्सपायर हो गया, और पेटेंट एक्सपायर होने के बाद किस कंपनी ने जेनरिक ड्रग बनाई, किस नाम से बनाई और कैसे बनाई और कितने टाइम में अप्रूवल मिला, कब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, कब सबमिट किया था, कब उसका रिव्यू हुआ, कब उसको एक्सेप्टेंस मिली, सारी चीजें पता लग जाएंगी। साथ ही साथ डिटेल्स अबाउट एक्सपायरी डेट एंड प्रोडक्ट इज स्टिल मार्केटेड और विड्रॉ फ्रॉम मार्केट, हमें ये भी पता लग जाएगा कि क्या वो प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में है या मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया है। ये सारी चीजें पता लगेगी, ये सारा कंटेंट में लिखना है। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लिस्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट एक्सपायरी एंड प्रोडक्ट इज स्टिल मार्केटेड और विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। ये सारी चीजें आपको कंटेंट में लिखनी है। ठीक है, तो ये आपका पर्पल बुक भी हो गया। तो आज हमने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस की पांचों यूनिट को कंप्लीटली कवर कर लिया है। और इसी के साथ बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर में अभी तक हमने बायोस्टैटिस्टिक्स, सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस को कंप्लीटली कवर कर लिया है। अब मैं बस आपके पोल को देखूंगा और जब भी आपकी डिमांड आएगी, जब भी आप 8 सेमेस्टर में आएंगे, तब हम स्टार्ट करेंगे हमारा वो सब्जेक्ट जो पोल में जीता हुआ है। साथ ही साथ अब हम बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर की तरफ वापस जा रहे हैं। जो हमारे पुराने लेक्चर थे उनको रिनोवेट करते हैं, वापस से थोड़ा बताते हैं कि DOB इज बैक, DOB इज स्टिल अलाइव। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको भी पता है कि एक कॉपी और एक पेन लेकर मैं पढ़ा रहा था, बट अब अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे नोट्स के साथ आपके जूनियर्स को सपोर्ट करने के लिए मैं जा रहा हूँ और आपको तो हमेशा सपोर्ट करता ही रहूँगा। ठीक है, तो मेरी आपसे ये विनती है कि अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम क्रैक करिए और फर्दर आपको मास्टर्स करनी है तो बहुत बढ़िया, PhD करनी है तो बहुत बढ़िया, नहीं करनी जॉब करनी है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, बिजनेस से घर का तो और भी बढ़िया। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है कि सर कहीं भी नहीं हो रहा, आगे क्या करना है, बहुत दिक्कत आ रही है, तो जाइए वेबसाइट पे, वहाँ पर मेरा कैलेंडर ब्लॉक करिए, मेरा शेड्यूल फिक्स करिए, 1-to-1 कॉल पे बात करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है, कैसे दिक्कत आ रही है, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर आपका सारा टेंशन का निवारण मेरा, वो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर मेरे से बात कर लोगे तो
थोड़ा बहुत तो मैं क्लियर कर ही दूंगा, इतना तो मुझे आइडिया लग ही जाएगा आपका, क्योंकि आप मेरे ही स्टूडेंट्स हो, मेरे ही साथ जुड़े हुए हो तब से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जीपेट का वो क्वेश्चन जो कि आया हुआ है एग्जाम में, और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है द स्वीट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फेनल इज ड्यू टू। जो सौंफ होती है ना, सौंफ, उसमें क्या होता है, स्वीट टेस्ट, स्वीट ऑर्डर, है ना, वो क्यों है, वो होता है आपका एनीथोल की वजह से। बात खत्म, सीधा सा आंसर था, और इतना पता है कि मुझे पता है। बाकी ये सब क्या है, ये जो आपका दिख रहा है ना ये ऑप्शंस, ये सब ऑयल से रिलेटेड है। ये जो फिनाइल के ऑयल है ना, इससे रिलेटेड है, फिनाइल के ऑयल से। हमें तो क्या पूछा गया था कि स्वीट टेस्ट और ऑर्डर जो होता है सौंफ का, वो किसकी वजह से है। तो आपको कॉग्नोसी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। देखो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको आपको अच्छे से नहीं पढ़ना, आपको सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको जीपेट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालना है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट से क्वेश्चन आ जाता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट, आइसोलेशन किससे हुआ, कहां से हुआ, कब हुआ, सब कुछ पूछा जा सकता है। एक छोटी से छोटी बात पूछी जा सकती है। अभी जिसको ये पता है उसके लिए तो सीधा आंसर है, और जिसको नहीं पता कि यार हमने तो सिर्फ सौंफ पढ़ी थी, अब तो याद कुछ नहीं आ रहा, तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत वाली बात है या नहीं। तो ये था जीपेट का क्वेश्चन, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बोला वेबसाइट पे जाइए, या तो आप मेल करिए वेबसाइट पे जाके, वहां पर एक ऑप्शन भी है, या फिर आप कैलेंडर ब्लॉक करिए, मेरा टाइम को शेड्यूल करिए, और फिर हम 1-on-1 डिस्कशन करेंगे। तो जो भी क्वेरी है, आई एम हियर फॉर यू। तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। मिलते हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर के अगले सब्जेक्ट में बहुत जल्दी आपके साथ जुड़ने के लिए वापस आ रहा हूं मैं। तब तक के लिए जाता हूं आपके जूनियर्स को थोड़ा ट्रीट करने। थैंक यू।